हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स 2023 के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस सीरीज के बारे में तो इन सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप रेगुलरली वे में रिवाइज ज़रूर से करना, क्योंकि आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको जो भी नॉलेज यहाँ पे मिलती है उसको आप अप्लाई कर सकोगे एग्ज़ाम के अंदर। अगर इन टॉपिक्स से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर के अंदर आता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये नॉलेज आपको ज़रूर हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम के अंदर में आप इन सभी क्विज सीरीज़ को देखना रेगुलरली वे में और बार बार इनको आप 2x स्पीड करके इनको देखते रहना। स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसे स्टार्ट करें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है शुगर के बारे में। रिसेंटली इंडिया भी वर्ल्ड का बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कंट्री है, वो स्टेटस इंडिया ने अचीव किया था, इस वजह से भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। तो आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है क्या इंडिया लार्जेस्ट शुगर का एक्सपोर्टर है या नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है, बिगेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के अंदर में प्रेजेंटली, बट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि हमारा जो डोमेस्टिक कंजप्शन है वो ही काफ़ी ज़्यादा है, तो जिस वजह से इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं है शुगर का। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर के बारे में अगर हम बात करें तो अभी भी यह जो स्थान है वो ब्राज़ील के पास ही है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। अगर हम बात करें स्टूडेंट शुगर केन के बारे में, क्योंकि शुगर का जो रॉ मटेरियल शुगर केन ही है, तो शुगर केन के बारे में अगर हम बात करें, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट उनके लिए ज़रूरी है शुगर केन के प्रोड्यूस होने के रिगार्डिंग में। इसके अलावा अगर हम बात करें रेनफॉल की तो आपको 75 से लेकर 150 जो सेंटीमीटर हैं इसके आसपास जो रेनफॉल है वो भी ज़रूरी है। शुगर के लिए फेवरेबल कंडीशन है उसको कल्टीवेट करने के रिगार्डिंग में। और मॉइस्चर का जो रिटेंशन सॉइल होनी चाहिए, ऐसी सॉइल होनी चाहिए जो मॉइस्चर को रिटेंशन कर सके। इसके रिगार्डिंग में अगर हम बात करें तो रिच जो लोमी सॉइल होती है, इसके अलावा जो ब्लैक सॉइल होती है, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है शुगर केन के प्रोड्यूस करने में। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, महाराष्ट्र और जो उत्तर प्रदेश है वहीं पे आपको जो शुगर केन की जो शुगर की जो मील्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलती हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो ये जो टॉप शुगर प्रोड्यूसर स्टेट हैं इंडिया के अंदर में, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, इस वजह से बी आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका। हमारे जो सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी जो शुगर प्रोड्यूसिंग है वो रिसेंटली डिक्लाइन हुई है। हमारे साउथ के काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में शुगर प्रोड्यूस किया जाता था, शुगर केन का जो खेती है वो की जाती थी, बट प्रेजेंट समय में वो डिक्लाइन हुई है वहाँ पे, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक का रीजन हो, या अगर तमिलनाडु की बात करें वहाँ पे भी जो डिक्लाइन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो महाराष्ट्र के अंदर भी ये जो स्टेटस है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि 2015 के समय में एक टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, महाराष्ट्र के अंदर जो वाटर का जो क्राइसिस था मराठवाड़ा के अंदर में, और वहाँ काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट लोग हैं उनके द्वारा काफ़ी सारे एडिटोरियल्स के अंदर में ये शुगर केन को ही मेन एक रेस्पॉन्सिबल माना गया था कि शुगर को पानी की जो ज़्यादा ज़रूरत होती है शुगर केन के कल्टीवेशन के रिगार्डिंग में, और वहाँ पे ग्राउंड वाटर का जो डिक्लाइन होने के बिहाइंड में ये एक मेन रीज़न माना गया था। सेकंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको अटल भूजल योजना के बारे में भी पता होना चाहिए। ग्राउंड वाटर के रिगार्डिंग में ही एक स्कीम है अटल भूजल योजना। स्टूडेंट्स याद रखना, अटल भूजल योजना जो है ग्राउंड वाटर को यहाँ पे रिचार्ज करने के रिगार्डिंग में है, और हमारे जो सभी स्टेट्स हैं वहाँ पे वो अप्लाई नहीं होती है। कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं, 5 से 7 स्टेट हैं जिनके अंदर अटल भूजल योजना है वो इम्प्लीमेंट की गई है। महाराष्ट्र है जिसके अंदर, गुजरात है, राजस्थान है, आई थिंक हरियाणा भी है। तो आप उन स्टेट्स को अच्छे से याद करना कौन कौन से स्टेट हैं। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वहाँ पे पैसा दिया गया है अटल भूजल स्कीम के अंदर में। तो यहाँ पे जो आंसर है वो बी आंसर होगा। इंडिया लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर है बट एक्सपोर्टर नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्पारा, बाइफो एंड बोल्टारा जो हैं ये टर्म काफ़ी बार आपने न्यूज़ के अंदर में सुनी होंगी। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, अगर आपने ज्योग्राफी रीड की है या एटलास की प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू की है हर एक चैप्टर वाइज, तो आपको ये नाम जो हैं
वो आपको ग्लेशियर्स के नाम देखने के लिए मिलेंगे काराकोरम रेंज के अंदर में। अगर आपने ग्लेशियर्स के नाम के रिगार्डिंग में अगर आपको ना पता हो तो आप देखिए कि 2019 का जो प्रीलिम्स है उसके अंदर में ग्लेशियर के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है, वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था। आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम तो सुना ही होगा। उसके अलावा भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट और कौन से रीजन के अंदर कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं। जैसे कि आप देखिए कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम रेंज के अंदर में है। उसी काराकोरम रेंज के अंदर ही ये जो बाकी ग्लेशियर हैं, हिस्पारो है, बाइफो है, बोल्टोरा है, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा जेमू ग्लेशियर है जो आपको सिक्किम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। रूपल नाम का भी एक ग्लेशियर है, रूपल नाम का एक ग्लेशियर है जो कश्मीर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, कश्मीर वैली के अंदर में। इसके अलावा दयामीर है जो भी कश्मीर के अंदर है। सोनापानी है जो कि लाहौल स्पीति के अंदर है। सोनापानी नाम का एक ग्लेशियर है जो लाहौल स्पीति के अंदर है। तो स्टूडेंट्स, ये ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स को भी आप प्रिपेयर करना अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट जीरो शैडो डे के बारे में। जीरो शैडो डे रिसेंटली उड़ीसा के अंदर ऑब्जर्व किया गया था, इस वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। अगर हम बात करें जीरो शैडो डे के बारे में तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है कि रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना है जिसके अंदर कोई भी जो सनलाइट है वो रीच नहीं करती है नॉर्थ पोल रीजन को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टूडेंट इनकरेक्ट है, बल्कि जीरो शैडो डे तो एक यहाँ पे एक सेलेस्टियल फिनोमिना है जिसके अंदर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो नहीं दिखाई देगी। अब ये शैडो क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि यहाँ पे जो सन है वो कम्प्लीटली ओवरहेड के ऊपर होगा, तो इस वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो है वो अर्थ के ऊपर नहीं दिखाई देगी। इस वजह से इसको जीरो शैडो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आप इसके बारे में पता करना कि कौन से समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो ये करना, क्या यह फिनोमिना साल के अंदर एक बार ही होता है क्या? तो स्टूडेंट्स, ये फिनोमिना आपको साल के अंदर 2 बार देखने के लिए मिलेगा। आपको साल के अंदर 2 बार ये जो फिनोमिना है जीरो शैडो डे का वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सन अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जब स्काई के अंदर होगा बिटवीन द, अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिटवीन में, तो उस समय में ये आपको जीरो शैडो जो डे है वो आपको ऑब्जर्व किया जाएगा, जिसके अंदर किसी भी एक ऑब्जेक्ट की अर्थ के ऊपर जो शैडो है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पे डी आंसर होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एसोसिएटेड डे है और कौन सा इवेंट बनाया जाता है उस दिन, उसके रिगार्डिंग में है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस वैसे यूपीएससी के द्वारा नहीं पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स। एक आपको 2021 के समय एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया था जिसके अंदर यूनेस्को का जो लैंग्वेज का जो डे है जो 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस वजह से वो क्वेश्चन उस समय पूछा गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे मैच द पेयर की, तो आप देखें कि जो 22 अप्रैल का जो दिन है इसको बेसिकली अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ना कि अर्थ आवर के रूप में। अर्थ आवर के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट, 2007 से जो अर्थ आवर है 1 घंटे के लिए जो यहाँ पे आपकी लाइट्स ऑफ की जाती हैं लाइट पोल्यूशन को कम करने के रिगार्डिंग में, ऑस्ट्रेलिया से इस इवेंट की स्टार्ट हुई थी 2007 के समय में। इस साल भी इसको सेलिब्रेट किया गया है अर्थ आवर को, और ये मार्च का जो लास्ट वीक है उसके समय कोई सैटरडे का जो दिन होता है उस दिन में सेलिब्रेट किया जाता है, जो लास्ट सैटरडे होगा 4th वीक के समय में। 2 मार्च यहाँ पे बताया गया है वर्ल्ड वाटर डे के रूप में, तो अभी रिसेंटली भी इसको सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वाटर डे के रूप में। और 25 जो दिसंबर है हमारी गवर्नमेंट के द्वारा गुड गवर्नेंस डे के रूप में उसको स्टार्ट किया था, क्योंकि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बर्थडे आता है उस दिन, तो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली ही इसको स्टार्ट किया गया है। तो यह देखिए आप, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो 2 अप्रैल की हमने बात की, तो 2 अप्रैल का जो डे है वो अर्थ डे है, ना कि अर्थ आवर। अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया जाता है लाइट पोल्यूशन इन सब के रिगार्डिंग में। और जब कोविड-19 का जब समय था तो सब लोगों को उस समय अर्थ आवर को इस तरीके से सेलिब्रेट किया गया था कि आप अपनी जो स्क्रीन्स है उसको ऑफ कर दीजिए, कम से कम जो लाइट पोल्यूशन है उसको यहाँ पे कम कीजिए। यहाँ पे लाइट पोल्यूशन के रिगार्डिंग ही आपको एक पता होना चाहिए कि इंडिया का जो डार्क स्काई रिजर्व है, इंडिया का जो डार्क स्काई रिजर्व है
वो यहाँ पे डेवलप किया गया है। कहाँ पे डेवलप किया गया है स्टूडेंट्स? लद्दाख के अंदर में। वो लाइट पोल्यूशन के रिगार्डिंग में ही है। और जहाँ पे डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है, वहाँ के जो लोग हैं, लोकल वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको यहाँ पे समझाया गया है कि आप 6 बजे बाद में जो लाइट है उसको कम से कम यूज करना। अगर आप लाइट अपने डोमेस्टिक पर्पज़ के यूज़ भी करते हो तो जो कर्टन्स है वो आप वहाँ पे उनको कर्टन्स है वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो डार्क स्काई रिजर्व है जो रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में भी था, सितंबर के समय में भी, फिर दिसंबर के समय इसके इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग में। तो इसके बारे में आप रीड करना। चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी रीजन के अंदर इस डार्क स्काई रिजर्व को वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। गुड गवर्नेंस डे के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो गुड गवर्नेंस डे के रिगार्डिंग में गुड गवर्नेंस इंडेक्स भी है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो भी निकाला जाता है, और वहाँ स्टेट्स की जो कुछ क्राइटेरिया हैं जिनके ऊपर उनकी रैंकिंग है वो प्रोवाइड की जाती है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट के अंडर में इस इंडेक्स को निकाला जाता है। और ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस के अंडर में आता है। जो मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली हेड की जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उस मिनिस्ट्री के अंडर में इस डिपार्टमेंट के द्वारा गुड गवर्नेंस इंडेक्स है वो निकाला जाता है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर होगा बी कि दोनों पेयर करेक्टली मैच हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है कि जो ब्लैक पगोडा है वो कौन से मोन्यूमेंट को बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। ब्लैक पगोडा बेसिकली कोणार्क का जो सन मंदिर है जो उड़ीसा के पुरी के अंदर सिचुएटेड है, उसको यहाँ पे बोला जाता है, कोणार्क के सन मंदिर को। यहाँ पे मोदेरा सन टेम्पल, मार्तंडे सन टेम्पल और कुतुब मीनार की बात की गई है, तो इनको ब्लैक पगोडा है वो नहीं बोला जाता है। अगर हम कोणार्क के सन टेम्पल के बारे में बात करें, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हुआ करती थी स्टूडेंट्स। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी एक रूलर हुआ करते थे नरसिम्हा देवा फर्स्ट, उनके द्वारा 12th एंड 13th सेंचुरी का जो समय है उस समय इस कोणार्क सन टेम्पल को बनाया गया, ईस्ट गंगा डायनेस्टी है उनके द्वारा। अब आपको एक गंगा डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए। एक गंगा डायनेस्टी आपको सदर्न इंडिया के अंदर गुप्ताज का जो समय है उस समय में आपको देखने के लिए मिलेगी। जो प्रेजेंट समय में हमारा कर्नाटका का जो रीजन है वहाँ पे भी एक गंगा डायनेस्टी रूल किया करती थी। तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर हैं नरसिम्हा देवा फर्स्ट, उनके द्वारा इसको बनाया गया है। यूनेस्को हेरिटेज साइट के रूप में भी ये यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है कोणार्क के सन मंदिर को। यहाँ पे जो रथ हैं, जो रथ आपको देखने के लिए मिलेंगे, रथ के यहाँ पे आपको रथ यहाँ पे जो टाइम पीरियड है उसको शो करते हैं, 12 मंथ्स को शो करते हैं, 24 आवर्स को शो करते हैं। रथ हैं उनके वहाँ पे जो पहिए हैं वो पहियों के द्वारा वहाँ पे शो किया जाता है इस कोणार्क सन टेम्पल के द्वारा। मोदेरा के सन टेम्पल की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो सोलंकी डायनेस्टी है, सोलंकी डायनेस्टी के एक रूलर हुआ करते थे भीमा फर्स्ट। सोलंकी जो डायनेस्टी है, सोलंकी डायनेस्टी के रूलर हैं भीमा फर्स्ट, उनके द्वारा इसको बनाया गया था। गुजरात के अंदर मेहसाणा नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये सिचुएटेड है। मार्तंडे सन टेम्पल की अगर हम बात करें, मार्तंडे सन टेम्पल आपको कश्मीर में देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे एक करकोता नाम की जो हिंदू डायनेस्टी रूल किया करते थे, उसके रूलर हुआ करते थे ललित आदित्य मुक्तापिदा। और एक और जो दूसरी जो हिंदू डायनेस्टी है वो उत्पाला डायनेस्टी आपको देखने के लिए मिलेगी वहाँ पे कश्मीर के अंदर में। तो 8th सेंचुरी की जो कश्मीर के अंदर जो डायनेस्टी है जिसके रूलर हैं ललित आदित्य मुक्तापिदा, ललित आदित्य मुक्तापिदा के द्वारा अनंतनाग की जो जगह है कश्मीर वैली के अंदर, वहाँ पे इस मार्तंडे सन टेम्पल को बनाया गया है। कुतुब मीनार आपको पता होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। कुतुब मीनार स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि डेडिकेटेड बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है, बट कुतुबुद्दीन ऐबक को डेडिकेटेड नहीं है। एक बख्तियार काकी नाम के एक सेंट हुआ करते थे, सूफी सेंट, उनको ये डेडिकेटेड है कुतुब मीनार, जो लार्जेस्ट यहाँ पे मीनार है वर्ल्ड के अंदर में।
इस कुतुब मीनार का जो रिनोवेशन है या जो कंप्लीशन की बात करें तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है। जो अनारकली का मार्केट है लाहौर के अंदर में, वहाँ पे उनकी डेथ होती है। प्रेजेंट समय में अनारकली का मार्केट जैसे हमारे यहाँ पे जो चांदनी चौक का मार्केट है दिल्ली के अंदर, उसी तरीके से तो वहाँ पे वो घोड़े से गिर के उनकी डेथ होती है। और उसके बाद में उनके दामाद पावर के अंदर आएंगे इल्तुतमिश, और उनके द्वारा बनवाया गया था। इल्तुतमिश के बाद में उनकी बेटी आती हैं रजिया सुल्तान, और पहली महिला शासक होती हैं वो उस समय में दिल्ली सल्तनत के समय में और स्लेव डायनेस्टी के समय में भी। और उनके बाद में बलबन आएंगे। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रूलर हैं स्लेव डायनेस्टी के। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कौन सा स्टेट है या कौन सा जो स्टेट है उसको ये पहली बार ज्वाइन करेगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट जो कालाधान जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसके बारे में, तो ये बेसिकली आपको इनको हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको इस प्रोजेक्ट के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। क्या आप देखें इसके अंदर सी की कनेक्टिविटी भी है, रिवर भी है, लैंड का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इन तीनों का जो इंटरलिंक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और हमारा जो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट का जो इंडिया है उसको कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में है। यहाँ से हम म्यांमार के लिए जाएंगे। म्यांमार से अगर हम बात करें कि म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है, सितवे पोर्ट पे रीच करने के बाद में वहाँ पे एक रिवराइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, और उसके थ्रू यहाँ पे बाई रोड मिजोरम को रीच करेंगे। तो मिजोरम पहला स्टेट बनेगा इंडिया के अंदर में जिसको यहाँ पे इस कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू नॉर्थ ईस्ट के पहले स्टेट को ज्वाइन किया जाएगा। मेन मोटिव यही है कि नॉर्थ ईस्ट से जो कनेक्टिविटी है वो हमको इंक्रीज करनी है म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है उसके थ्रू में। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वेटलैंड्स के बारे में है, और यहाँ पे उनसे एसोसिएटेड जो स्टेट है उससे पूछा है। तो आप देखें कि नंदा लेक की अगर हम बात करें तो नंदा लेक जो रामसर वेटलैंड भी है, ये वेटलैंड ओनली गोवा का एकमात्र रामसर साइट है। गोवा का एकमात्र रामसर साइट है नंदा लेक। वो नंदा देवी है उत्तराखंड के अंदर, जो आपको बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर देखने के लिए मिलेगी। तो गोवा का एकमात्र जो रामसर साइट है वो नंदा लेक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सदर्न गोवा के अंदर ये सिचुएटेड है। रुद्र सागर की अगर हम बात करें त्रिपुरा के अंदर सिचुएटेड है, मणिपुर के अंदर नहीं है, तो ये भी यहाँ पे इनकरेक्टली मैच है। अगर हम बात करें कि जो कांजी जो लेक है, कांजी लेक की अगर हम कांजली जो लेक है उसके बारे में अगर हम बात करें, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, वहाँ पे ये सिचुएटेड है। तो तीनों ही यहाँ पे इनकरेक्टली बताए गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे डी आंसर होगा स्टूडेंट्स। आपको जो वेटलैंड्स हैं स्टेट वाइड वेटलैंड्स को ज़रूर से याद करना स्टूडेंट्स, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चंस हैं वो किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट समय में हमारी जो रामसर की जो साइट्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं, 75 साइट्स हैं। रामसर कन्वेंशन के बारे में अगर हम बात करें, 2 फरवरी का जो दिन है जिसे आज भी वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, 1971 के समय इस कन्वेंशन को साइन किया गया था। रामसर नाम की एक सिटी है जो कि ईरान के अंदर है। ईरान जो कैस्पियन सी के साथ अपना एरिया टच करता है, वहीं पे ये सिचुएटेड है रामसर सिटी। अब आपको कैस्पियन सी के बारे में पता होना चाहिए, जिसको कि लार्जेस्ट इनलैंड लेक के रूप से भी जानते हैं, लार्जेस्ट वाटर बॉडी भी है। हमारी ज़मीन के जो हिस्सा है वहाँ पे लार्जेस्ट वाटर बॉडी के रूप से भी इसको जानते हैं। तो कैस्पियन सी को टच करने वाले 5 कंट्री हैं। 5 कंट्री कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स? एक निमोनिक है इनको याद करने का, तुर्कमेनिस्तान है जिसके थ्रू इंडिया तापी पाइपलाइन बना रहा है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया। वो तापी पाइपलाइन पंजाब का जो फजलिका का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके थ्रू इंडिया में एंटर करेगी। ऐसे यहाँ पे अजरबैजान है। अजरबैजान और आर्मेनिया के अंदर पिछले 1-2 साल से पहले जो बैटल हुआ करती थी, एक एरिया है नगार्नो कारोबाग, उसके लिए यहाँ पे आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो देखने के लिए मिलती है। आर से रसिया है, आई से ईरान है और के से कजाकिस्तान है। ऐसे 5 कंट्री हैं जो कैस्पियन सी के साथ अपना जो एरिया है उस एरिया शेयर करते हैं। तो उसी के अंदर वहाँ पे रामसर सिचुएटेड है, ईरान का जो एरिया है जो कैस्पियन सी के साथ में, जहाँ पे रामसर कन्वेंशन बनाया गया। 2 फरवरी को आज भी वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं स्टूडेंट्स।
तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछा गया है कि इनमें से कौन सी राइट है जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताई गई है, पार्ट 3 के अंदर है। सबसे पहले तो आपको पार्ट 3 के बारे में पता होना चाहिए। पार्ट 3 के बारे में अगर हम बात करें, आर्टिकल 12 है जो स्टेट को बताता है, 13 है जो लॉ के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 12 टू लेकर जो 35 तक जो आर्टिकल्स हैं ये पार्ट 3 के अंदर हैं। ये एक जस्टिसिएबल पार्ट है। अगर आपकी कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बाय द आर्टिकल 32, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अंदर में बाय द आर्टिकल 226 के थ्रू अप्रोच कर सकते हो आपकी राइट का वायलेशन होने पे, क्योंकि आपको ये जस्टिसिएबल दिया गया है। राइट टू प्रोटेस्ट की अगर हम बात करें, या राइट टू प्रोटेस्ट है आपको, अगर आप इंडिया के सिटीजन हो आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हो। बट प्रोटेस्ट का मीनिंग ये नहीं है कि आप पब्लिक मूवमेंट को हैम्पर करो, कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम करो, रोड को ब्लॉक करो, वो नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्टिकल 19 के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। राइट टू स्ट्राइक की बात करें तो राइट टू स्ट्राइक नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर में इसको मेंशन किया गया है, जो 1947 का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उस 47 के एक्ट के अंदर में इसको डिफाइन किया गया है। क्योंकि आपको स्ट्राइक करने की जो राइट है वो नहीं है। कुछ ऐसी सर्विस भी हैं जिनको असेंशियल सर्विस के रूप से जाना जाता है स्टूडेंट्स, और असेंशियल सर्विस में आप जो स्ट्राइक है वो नहीं कर सकते हो। आप देखिए कि जब हमारे यहाँ पे ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 के समय जब ट्रेड यूनियन एक्ट आया था जिसने लीगल रिकॉग्निशन दिया था ट्रेड यूनियंस को, उसके बाद में एक ऑर्डिनेंस आया 1929 के समय में, जो ट्रेड यूनियन एक्ट के रिगार्डिंग में ही एक ऑर्डिनेंस है, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स हुआ करते थे उनका इन्फ्लुएंस वर्किंग क्लास के ऊपर इंक्रीज होने लगा, और वो मेरठ कॉन्स्पिरेसी होती है हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में। तो वहाँ पे पहली बार जो अमेंडमेंट आया था, जो ऑर्डिनेंस आया था 1929 के समय में, या आप वर्किंग क्लास मूवमेंट जो फ्री मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर है उसके अंदर रीड करोगे स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे पहली बार कुछ असेंशियल सर्विस डिफाइन की गई थी कि इन असेंशियल सर्विस के अंदर में आप स्ट्राइक है वो नहीं कर सकते। जैसे जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है, वो लोग स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। आप देखिए कि पुलिस है, डिफेंस फोर्सेज हैं, टेलीकम्युनिकेशन की जो सर्विस हैं, ये लोग स्ट्राइक के ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि असेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है, एस्मा एक्ट, उसके अंदर में डिफाइन किया गया है कि ये लोग स्ट्राइक है वो नहीं कर सकते हैं। राइट टू एजुकेशन की बात करें, आर्टिकल 21A है, आर्टिकल 21A है जिसके अंदर डिफाइन किया गया है। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया था। आप देखिएगा हम राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग में काफ़ी सारे जो PCS के एग्ज़ाम होते हैं, जो आपके स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसके अंदर में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो राइट टू एजुकेशन है ये कौन से केस के थ्रू ऐड किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, उन्नी कृष्णन JP हैं वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्रा है, ये 1991 के समय का केस है। उस समय में इस केस के अंदर जजमेंट आया था, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को पार्ट माना था अंडर द राइट टू लाइफ। तो आर्टिकल 21A के थ्रू इसको ऐड किया गया था बाद में। फिर एक कमेटी भी बनी थी, तपुस मजूमदार कमेटी है 99 के समय की। उस तपुस मजूमदार कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया कि यहाँ पे राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया। डी आंसर होगा करेक्ट, 1 और 3 हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलाही कॉइन्स किनके द्वारा इशू किए गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दीन इलाही नाम का जो धर्म है, जो रिलीजन है, एक फेथ है, जो स्टार्ट किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दीन इलाही नाम का जो फेथ है 1579 के समय स्टार्ट किया गया था, और उसका मेन मोटिव यही था कि इन सभी रिलीजन्स को दूर करते हुए एक रिलीजन है उसको लोग यहाँ पे एक्सेप्ट करें, पर लोगों के द्वारा यहाँ पे इसको नहीं स्वीकार किया गया था। तो अकबर के द्वारा ही जो इलाही कॉइन्स हैं वो चलाए गए थे, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ब्रिटिश एक्ट है जिसके अंदर पहली बार एक सेपरेट प्रियम्बल है वो बताया गया था। आप देखिए कि हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर डिपेंड है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है जो पंडित नेहरू के द्वारा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसके अंदर मूव किया गया था। सो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस है हमारा जो प्रियम्बल है।
बट हमारे प्रियम्बल से भी पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो एक्ट है, जिसको कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर पहली बार आपको जो प्रियम्बल है वो सेपरेट प्रियम्बल देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर वहाँ पे एक्ट का जो मेन मोटिव है उसके बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस की जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखने के लिए मिलेगा, तो इसको आप प्रैक्टिस करना है कि अभी तक यूपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके थ्रू पहली बार प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर मेन मोटिव एक्ट का है, वो लिखा गया था। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा क्विज का डिस्कशन था। आज हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया। 1919 का जो प्रियम्बल का जो सेपरेट प्रियम्बल है उसके बारे में, रेगुलेटिंग एक्ट तो पहला एक्ट था। 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है उसके बारे में हमने पिछले ही बार डिस्कस किया है। 1909 अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पहले जो सचिन एसपी सिन्हा है उनको ऐड किया गया था और सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था। इसके अलावा हमने दीन-ए इलाही कॉइन्स के बारे में डिस्कस किया, जो अकबर के द्वारा स्टार्ट किए गए थे 1579 के समय में। आप देखिए कि यहाँ पे अकबर के द्वारा 1572 के समय जब गुजरात की जीत होती है तो इनके द्वारा एक सबसे बड़ा गेटवे भी बनवाया गया था। वो कौन सा गेटवे, वो आप क्वेश्चन के अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि अकबर को जब गुजरात के अंदर जीत हुई, गुजरात को जब इन्होंने फतेह किया तो इनके द्वारा एक जो गेटवे है वो बनवाया गया था। वो कौन सा गेटवे है उसके बारे में आप बताना। गेटवे का नाम क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है। हमने राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात की, राइट टू स्ट्राइक जो नहीं है हमारे पार्ट 3 का, उसके बारे में बात की। हमने यहाँ पे वेटलैंड्स जो इम्पोर्टेंट उनके बारे में बात की। कालधान मल्टीमोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात की, जो कि मिजोरम से पहली बार हमारा जो स्टेट है वो कनेक्ट होगा इसके थ्रू। ब्लैक पगोडा, जिसको कि कोणार्क सन टेम्पल को बोला जाता है, जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक रूलर हैं नरसिम्हा देवा, उनके द्वारा बनाया गया था। हमने यहाँ पे कुछ डेज़ के बारे में डिस्कस किया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में भी बात की, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उनके द्वारा निकाला जाता है। जीरो शैडो डे के बारे में बात की, साल में 2 बार ये ऑब्जर्व किया जाता है, यहाँ पे जब सन अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के मिडिल पार्ट के अंदर होता है, जब इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे हमने ग्लेशियर्स के बारे में डिस्कस किया, ये काराकोरम रेंज के अंदर जो सिचुएटेड ग्लेशियर्स हैं। और हमने यहाँ पे डिस्कस किया शुगर के बारे में। स्टूडेंट्स, तो ये आज का क्विज का डिस्कशन था। कंटिन्यू इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।